चाबी का रहस्य। मेरी उससे मामूली जान पहचान थी। मामूली नहीं भी थी तो इतनी घनिष्ठता भी तो नहीं थी कि वे सीधे मेरे घर पर ही धमकती। पहले तो मेरे छक्के ही छूट गए। फिर मैं जबरन अपने चेहरे पर एक स्वागतपूर्ण मुस्कुराहट लाया। मैंने उसे बिठाया, कोका कोला पेश किया और फिर उसे कुछ न कहते पाकर मैंने वह सवाल पूछ ही लिया जिसे खुद मैं बहुत बदतमीजी भरा मानता हूँ। कैसे आई? जवाब मिल गया, लेकिन जानकारी जरा भी ना बढ़ी। मैंने तनिक बेचैनी से पहलू बदला। वह एक कैबरे डांसर थी, लेकिन कैबरे डांसर के परंपरागत शो से उसका शो एकदम भिन्न होता था। और जो भिन्नता उसके शो में होती थी उसे पैदा करने वाला केवल उसी के बस की बात थी। इसलिए उसके शो की एक अलग ही प्रसिद्धि थी। एक सेंसेशन था जिसका जोड़ कम से कम राजधानी में उपलब्ध नहीं था। वह सांपों के साथ नृत्य करती थी। वह जीते जागते फुफकारते जीभ लपलपाते सांपों को अपने शरीर पर लपेटकर सपेरा का नृत्य करती थी। नृत्य के दौरान सांप ही उसका परिधान होते थे। जो दर्शक पहली बार उसका शो देखता था वह सांपों का ऐसा खौफ खाता था कि सांपों के नीचे से झलकते उसके नग्न शरीर का कतई कोई रसादन नहीं कर पाता था। बाद में जब उसे एहसास होता था कि वह परिधान के नाम पर कुछ भी नहीं पहनती थी, उसके शरीर से लिपटे सांप ही उसके अंगों को ढकते थे और रेंगते हुए इधर उधर सरक जाते थे, तो किश्तों में शरीर का सारा जोग्राफिया सामने आ जाता था। तो वह अगले ही दिन शो देखने फिर पहुंच जाता, लेकिन अगली बार से वह सांपों को नहीं, नर्तकी को देखता था। यही उसकी और उसके शो की कामयाबी थी। उसका नाम रूही था। पहली बार उसका शो मैंने अमीठिया के साथ देखा था। शो के बाद अमीठिया जिद करने लगा था कि हमें स्टेज के पीछे जाकर उसे उसकी परफॉर्मेंस के लिए अपनी कॉम्प्लीमेंट्स पेश करने चाहिए थे। हम उससे मिले थे। आप पाठक साहब हैं? आमना सामना होते ही उसने जो पहली बात कही थी वह ये थी। मैं भौचक्का सा उसका मुंह देखने लगा था। आप जानती हैं मुझे? मेरे मुंह से निकला। जानती नहीं हूँ, पहचानती हूँ। वह खनखनाती सी हंसी हंसती हुई बोली। लेकिन अब जान भी जाऊंगी। कैसे पहचानती हैं आप मुझे? अरे, आपके उपन्यासों के पीछे तस्वीर जो छपती है आपकी। ओह! अमीठिया ईर्ष्यापूर्ण निगाहों से मुझे देख रहा था। मैं आपकी फ़ैन हूँ, आपका हर नॉवेल पढ़ती हूँ। कमाल है। जब से आपका कॉल गर्ल्स पर लिखा उपन्यास पढ़ा है, बड़ी इच्छा होने लगी थी आपसे मुलाकात की। कैसा सुखद संयोग है कि मेरे प्रयत्न करे बिना ही आपसे मुलाकात हो गई। दरअसल फ़ैन तो हम हैं आपके। हम आपको आपकी शानदार असाधारण परफ़ॉर्मेंस पर कॉम्प्लीमेंट्स पेश करने आए थे। धन्यवाद। ये मेरे दोस्त हैं, इंस्पेक्टर एन.एस. अमीठिया। अमीठिया मुस्कुराया। अमीठिया? वह बोली। प्रभुदयाल नहीं? अमीठिया ने उलझनपूर्ण नेत्रों से मेरी ओर देखा। नहीं, मैं तनिक हड़बड़ा कर बोला। उसके बाद उसने हमें चाय पिलाई। इतनी मीठी मीठी बातें की कि चाय फी की मालूम होने लगी। उस मुलाकात के बाद जब भी कहीं उसका नया शो होता था, हमें निमंत्रण आ जाता था। मैं और अमीठिया बिल्कुल फोकट में उसका शो देखते थे और बढ़िया डिनर उड़ाते थे। बस यही थी जानकारी की बुनियाद। इसलिए उसका यूं घर आधमकना मुझे एक बड़ी चौंका देने वाली घटना लग रही थी। बाद में जब मैंने स्वयं को संभाला तो जो पहली बात मैंने महसूस की वह ये थी कि वह बेहद भयभीत थी, आतंकित थी। क्या बात है? मैंने बड़ी संजीदगी से पूछा। मुझे आपकी मदद चाहिए पाठक साहब, वह कंपित स्वर में बोली। मेरी? हाँ, मुझे किसी ऐसे आदमी की मदद चाहिए जो भरोसे का हो, निस्वार्थ मेरी मदद कर सके और जिसकी पुलिस में वाकफियत हो। क्या बात है? वे लोग मुझे मार डालना चाहते हैं। कौन लोग? मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। ये एक लंबी कहानी है, लेकिन उसमें आपके दोस्त पुलिस इंस्पेक्टर अमीठिया साहब का दखल ज़रूर है। आप मुझ पर इतनी मेहरबानी कीजिए कि आज रात 8 बजे आप उन्हें साथ लेकर मेरे फ्लैट पर तशरीफ़ लाइए। ये मेरा पता है। उसने एक कार्ड मेरे सामने मेज पर रख दिया। वही सब बातें होंगी। और वह उठ खड़ी हुई। लेकिन आज रात 8 बजे, उसने दोहराया। और बराए मेहरानी इस बात को गुप्त ही रखिएगा। आप समझती हैं कि अमेठी आपकी कोई सहायता कर सकता है? बहुत सहायता, बहुत ज़्यादा सहायता कर सकता है। वह मुझे भारी जंजाल से निकाल सकता है। वह मेरी जान बचा सकता है। लेकिन किस्सा क्या है? शाम को सब कुछ बताऊंगी। मैं बड़ी बेचैनी से आप लोगों का इंतज़ार करूंगी। यानी कि मैं तो आपके और अमीठिया के बीच में संपर्क सूत्र का ही काम करने वाला हूँ। असली ज़रूरत तो आपको अमीठिया की है। बुरा मत मानिए पाठक साहब। आप जो कहना चाहते हैं मैं समझ रही हूँ। मैं सीधे उसके पास नहीं जा सकती थी। वो मुझे गलत समझ सकता था और मुझे लेने के देने पड़ सकते थे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपकी वजह से वो मेरी बात हमदर्दी से सुनेगा और मेरी कोई मुनासिब मदद करने की कोशिश करेगा। अगर उसने ऐसा ना किया तो? इसलिए तो मैं आपके पास आई हूँ। फिर भी उसने ऐसा ना किया तो मेरा दुर्भाग्य। मैं चुप रहा। ओके देन, वह बोली। आप 8 बजे आ रहे हैं ना? मैंने सहमति में सिर हिलाया। और ये? उसने एक बंद लिफाफा मेज पर डाल दिया। देख भी लीजिएगा इंस्पेक्टर साहब के लिए। क्या है इसमें? देख लीजिएगा। वह दरवाजे की ओर बढ़ी। मैं उसे बाहर तक छोड़ने गया।
आपकी पुलिस में कोई वाकफियत नहीं, एकाएक मैंने पूछा। वह एक क्षण हिचकिचाई और फिर बोली, है। एक सब इंस्पेक्टर मेरा अच्छा दोस्त है, आर एल श्रीवास्तव नाम है उसका। शायद सुना हो आपने। सुना है। उसे जानता भी हूँ मैं। वह अमेठिया के नीचे काम कर चुका है। वह चुप रही। आप सहायता के लिए उसके पास क्यों नहीं गई? नहीं जा सकती, मेरी मजबूरी है। क्या मजबूरी? शाम को बताऊंगी, शाम को विस्तार से बातें होंगी। वह बाहर प्रतीक्षारत टैक्सी में सवार हुई। सुनो, मैं बोला। उसने टैक्सी की खिड़की से सिर निकालकर मेरी ओर देखा। तुम्हें मेरे घर का पता कैसे मालूम हुआ? उसके होठों पर एक क्षीण सी मुस्कुराहट उभरी। आपका पता कौन सा सीक्रेट है? वह बोली। ये उपन्यास आपको कैसा लगा? लेखक, विषय में लेखक को इस पते पर लिखिए। आपके हर उपन्यास के अंत में आपके नाम और पते के साथ वह फिक्रा लिखा होता है, रिमेंबर? ओह। टैक्सी वहां से रवाना हो गई। मैं वापस ड्राइंग रूम में लौटा। मैंने रूही का वहां छोड़ा लिफाफा उठाया। लिफाफा बंद नहीं था। मैंने जरा सा लिफाफा खोलकर भीतर जागा। मेरे नेत्र फैल गए। भीतर 100 के नोटों की एक पूरी गड्डी मौजूद थी। 10,000 रुपए। हे भगवान, ये लड़की अमीठिया से कोई गलत किस्म की उम्मीदें तो नहीं रखती थी? मैंने अमीठिया को फ़ोन किया। मालूम हुआ कि वह अभी भी गश्ती गाड़ी की ड्यूटी में था और इस वक्त वह कहाँ था, इस बात की खबर केवल कंट्रोल रूम से ही मिल सकती थी। और आजकल आर एल श्रीवास्तव साहब कहाँ हैं? मेरे मुंह से अपने आप ही निकल गया। वे यही हैं। उत्तर मिला। थोड़ी देर के लिए बाहर गए हैं, आप आधे घंटे बाद फ़ोन कर लीजिएगा। लेकिन आधे घंटे बाद फ़ोन करने के स्थान पर मैं खुद ही वहाँ पहुँच गया। श्रीवास्तव मुझसे बड़ी मोहब्बत से मिला। शायद इसलिए कि मैं उसके अफसर का दोस्त था, या शायद इसलिए कि वह नौजवान था और आदतन सभी से मोहब्बत से मिलता था। कैसे आए? उसने पूछा। एक बात पूछने आया हूँ, मैं बोला, बशर्ते कि गलत ना समझो और बुरा ना मानो। क्या बात है? वह शशांक स्वर में बोला। तुम रूही को जानते हो ना? रूही? स्नेक डांसर? हाँ, जानता हूँ। लेकिन दोस्त उसके चक्कर में मत पड़ना, वह मेरी गर्लफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड? वह कब से? तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो वह रोशनी नाम की प्रेस फोटोग्राफर थी। तुमने एक बार खुद बताया था। उसकी तस्वीरें भी दिखाई थी, बड़ी वैसी तस्वीरें। वह पहले थी, अब नहीं है। आई सी। तुम प्रकाश चंद की मौत पर कोई नॉवेल वॉवेल लिखने की फिराक में तो नहीं? ऐसा क्यों कहा तुमने? क्योंकि उसकी मौत में रूही की भी टांग फंसी हुई है। और तो रूही में तुम्हारी दिलचस्पी होने की कोई वजह दिखाई नहीं देती। लेकिन कहे देता हूँ, रूही के बारे में कुछ मत लिखना। लिखा तो मैं खफा हो जाऊंगा। प्रकाश चंद एक अधेड़ावस्था का विदुर था। राजधानी में खेले जाने वाले कई हिट ड्रामों का वह लेखक, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर था। और इस वजह से एक खास दायरे में एक काफ़ी मशहूर हस्ती था। कुछ दिन पहले किसी ने उसके फ्लैट पर उसे चाकू घोंपकर उसकी हत्या कर दी थी। प्रकाश चंद की हत्या में रूही की टांग कैसे फंसी हुई है? मैंने सहज भाव से पूछा। पेपर में तो इस बारे में कुछ नहीं छपा। क्या किस्सा है? तुमने रोशन खुराना का नाम सुना है? खूब सुना है, करोड़पति आदमी है। एंटीक का बहुत विस्तृत धंधा है उसका। वह इसलिए भी मशहूर है कि कई शादियां कर चुका है। सुना है उसकी मौजूदा बीवी उससे उम्र में 30 साल छोटी है। ठीक सुना है तुमने। उस पर भी प्रकाश चंद की हत्या का संदेह है। बीवी पर? बीवी पर नहीं, प्रकाश चंद पर। किस्सा क्या है? सुनने में आया कि प्रकाश चंद में और रोशन खुराना की बीवी कल्पना में आशिकी चल रही थी। रोशन खुराना को खबर लग गई। पत्नी का कहना है कि ईर्ष्या से वशीभूत होकर उसके पति ने प्रकाश चंद का कत्ल किया है। कल्पना ने उससे तलाक की भी मांग की थी ताकि वह प्रकाश चंद से शादी कर सके। इस पर खुराना और भी आग बबूला हो गया था। उसने प्रकाश चंद से फ़ोन पर बात की थी और 2 हफ्ते पहले दोपहर 12 बजे प्रकाश चंद के फ्लैट पर उसने उससे मुलाकात निश्चित की थी। निर्धारित समय पर खुराना प्रकाश चंद के फ्लैट पर पहुंचा। उसने घंटी बजाई, लेकिन भीतर से जवाब नहीं मिला। खुराना कहता है कि जवाब मिलना ज़रूरी था क्योंकि प्रकाश चंद ने पक्का वादा किया था कि वह उस वक्त उसे अपने फ्लैट पर ज़रूर मिलेगा। उसने कई बार घंटी बजाई, लेकिन जवाब फिर भी नहीं मिला। फिर उसे ताले में अटकी एक चाबी दिखाई दी। उसने चाबी को छुआ नहीं, जो कि उसने अक्लमंदी की, लेकिन दरवाजे को ढकेल कर खोलने की कोशिश की। दरवाजे का ताला बंद था। उसको कुछ संदेशा हुआ। उसने इमारत से बाहर निकलकर एक पब्लिक टेलीफोन से मुझे फ़ोन किया। तो मैं क्यों? क्योंकि मेरा उससे गहरा याराना है। और फिर अभी पुलिस को रिपोर्ट करने लायक कोई बात तो सामने आई नहीं थी। उसने सोचा कि मुझे बुलाने में यह फ़ायदा था कि अगर कोई गड़बड़ हुई तो उसकी कच्ची नहीं होगी। बहरहाल मैं वहाँ पहुँचा। मैंने चाबी को इस ढंग से घुमाकर ताला खोला कि अगर चाबी पर कोई उंगलियों के निशान हों तो वे नष्ट ना हो। मैं भीतर दाखिल हुआ। भीतर से प्रकाश चंद की लाश बरामद हुई। किसी ने उसे चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी थी। फ्लैट की हालत बता रही थी कि हत्या से पहले वहाँ प्रकाश चंद और हत्यारे में भयंकर हाथापाई हुई थी, जिसकी वजह से जिस कमरे में उसकी लाश पाई गई थी वह बुरी तरह अस्त व्यस्त हो गया था। मैंने पुलिस को फ़ोन किया, लेकिन पुलिस के वहाँ पहुँचने से पहले जानते हो वहाँ कौन पहुँचा? कौन पहुँचा? रूही। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। वह वहाँ क्या करने आई थी? उसका कहना है कि प्रकाश चंद ने उसे बुलाया था। वह अपने किसी ड्रामे में उसको अभिनेत्री के रूप में प्रस्तुत करना चाहता था। वह कहती थी कि उससे पहले वह प्रकाश चंद को कतई नहीं जानती थी। उसने कभी प्रकाश चंद की सूरत भी नहीं देखी थी और वह पहली बार आई थी। आई सी। लेकिन फिर दरवाजे में लगी मिली चाबी पर से उसकी उंगलियों के निशान बरामद हुए थे। नहीं। हाँ।
उसने मेज का एक दराज खोला। मैं दिखाता हूँ तुम्हें। उसने दराज में से कुछ एनलार्ज की हुई तस्वीरें निकालकर मुझे दिखाई। एक तस्वीर में दरवाजे के ताले में लगी चाबी दिखाई दे रही थी। दूसरी में एक अंगूठे का बेहद स्पष्ट निशान दिखाई दे रहा था। तीसरे पर एक उंगली का अग्रभाग का निशान और नीचे लिखा था पहली उंगली। अंगूठे का निशान चाबी की एक साइड से उठाया गया और पहली उंगली के अग्रभाग का निशान चाबी की दूसरी साइड से। तस्वीरों से ही जाहिर हो रहा है कि दोनों एकदम साफ प्रिंट है। हमारे फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की रिपोर्ट के अनुसार ये दोनों प्रिंट रूही के हैं। इससे निर्विवाद रूप से यह जाहिर होता है कि या तो वो फ्लैट में दाखिल हुई थी और या उसने दाखिल होने की कोशिश की थी। लेकिन उसका दावा है कि वह कभी प्रकाश चंद के फ्लैट के पास भी नहीं फटकी थी। जो चाकू प्रकाश चंद को मारा गया था वह घटनास्थल से बरामद हुआ था। हाँ, वह तो उसकी छाती में ही धंसा पाया गया। हत्यारे ने छाती में चाकू घोंपने के बाद उसे वहीं छोड़ दिया था। उस पर कोई उंगलियों के निशान ना। हम तो उलझन में हैं। खुराना के पास हत्या का उद्देश्य तो है, लेकिन हम उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं जुटा पाए। रूही के खिलाफ भी हमारे पास केवल इतना ही सबूत है कि चाबी पर उसकी उंगलियों के निशान बरामद हुए। लेकिन ये बात उसे हत्यारा सिद्ध करने के लिए काफ़ी नहीं है। वह कहती है कि वह पहले कभी वहां गई नहीं। उसने कभी प्रकाश चंद से कोई वास्ता नहीं रखा, ना ही कभी उसकी सूरत देखी। और हमारी तफ्तीश से यह जाहिर हुआ कि इस बारे में वह सच बोल रही है। हम खुराना या रूही दोनों में से किसी के भी खिलाफ कुछ साबित नहीं कर पाए। इतने सबूत भी तलाश नहीं कर पाए हैं हम कि हम उन्हें गिरफ्तार करके अदालत में ही पेश कर सकें। लगता है ये केस पुलिस भी अनसुलझे केसों में ही शुमार होने वाला है। तुम्हारा अपना क्या ख्याल है? कोई मजबूत ख्याल नहीं। आरंभ में रूही पर शक पक्का होने लगा था। शायद प्रकाश चंद से उसका कोई चक्कर चल रहा हो, या शायद उसके पास प्रकाश चंद के फ्लैट की चाबी हो जो प्रकाश चंद ने ही उसे दी हो। उस फ्लैट की चाबी प्रकाश चंद के दिए बगैर किसी के पास कहाँ से आ सकती है? लेकिन साबित तो कुछ नहीं किया जा सकता ना। दूसरी तरफ खुराना की पत्नी कबूल करती है कि उसके पास प्रकाश चंद के फ्लैट की चाबी थी। उसका दावा है कि उसकी वह चाबी प्रकाश चंद ने चुरा ली थी। लेकिन ऐसी कोई झूठी बात भी कही जानी अपेक्षित है। वह खुराना से नफरत करती है, उससे तलाक चाहती है। शायद वो उसे अपने आशिक के कत्ल में फंसा कर ही उससे पीछा छुड़ाने के बारे में सोच रही हो। यानी कि बातें तो बहुत है, लेकिन सबूत किसी का भी कोई नहीं। हाँ, उसके बाद कुछ और हल्की फुल्की बातें हुई। मेरे अनुरोध पर श्रीवास्तव ये पता करके आया कि अमेठिया कहाँ था। उसने बताया कि पचकुइयाँ रोड पर एक एक्सीडेंट हो गया था। इस वक्त वह उसी की तफ्तीश में लगा हुआ था। मैंने उससे रोशनी का पता पूछा। उसने बड़े संदिग्ध भाव से मुझे देखते हुए पता बताया। मैं वहाँ से विदा हो गया। रोशनी उस पते पर मौजूद नहीं थी। फिर मैं जोर बाग में स्थित रोशन खुराना की कोठी पर पहुंचा। खुराना घर पर नहीं था, लेकिन उसकी बीवी वहां मौजूद थी। कल्पना एक नहायत खूबसूरत लेकिन सूरत से ही बदमिजाज बददिमाग लगने वाली लड़की या औरत, जो कुछ भी वह थी। मैंने उसे बताया कि मैं एक फ्रीलांस राइटर था और प्रकाश चंद के कत्ल की रिपोर्ट सच्ची दुनिया नामक पत्रिका के लिए तैयार करने में प्रयत्नरत था, और उसकी संदर्भ में मैं इंटरव्यू लेने आया था। अरे, तुम लोग समझते क्यों नहीं हो? वह तनिक कड़क कर बोली। अंधे को भी दिखाई दे सकता है कि मेरे पति ने उस आदमी की हत्या की है। हत्यारा हत्या करके सांप बचा जा रहा है और किसी को परवाह ही नहीं है। अब तक तो रोशन खुराना को गिरफ्तार हुए भी 2 हफ्ते हो गए होने चाहिए थे। उसी ने मेरी चाबी चुराई थी और प्रकाश चंद के फ्लैट में जाकर उसका खून कर दिया। लेकिन फिर चाबी पर रूही की उंगलियों के निशान कहाँ से आ गए? मुझे क्या मालूम कैसे आ गए? मैं किसी रूही वूही को नहीं जानती। शायद वह कोई और चाबी हो। अरे, कत्ल मेरे पति ने किया है। मैं 1000 बार कहती हूँ कि कत्ल मेरे पति ने किया है। रोशन खुराना की क्यूरियम शॉप कनाट प्लेस में थी। मैं वहां पहुंचा। वह 60 साल से ऊपर हट्टा कट्टा तंदुरुस्त लेकिन हड़बड़ाया सा आदमी था। मैंने उसे वही पुड़िया दी जो मैंने थोड़ी देर पहले उसकी बीवी को दी थी, लेकिन वहां उस पर नहीं चली। उसने इस विषय में मुझसे कोई बात करने से साफ इनकार कर दिया। मैंने अनुभव किया कि शायद उसकी दौलत उसके लिए ओट का काम कर रही थी, वरना वह कोई ऐसा आदमी नहीं था जिस पर पुलिस थोड़ा सा भी दबाव डालती तो जो तिनका तिनका होकर बिखर ना जाता। शाम को मैं फिर रोशनी के पास पहुंचा। इस बार वह आसिफ अली रोड पर स्थित अपने स्टूडियो में मौजूद थी। रोशनी एक खूबसूरत लड़की थी। बड़ी टाइट जीन्स और कमीज पहनती थी, और उसके मर्दों जैसे खुले खुले हाथ पांव थे और वैसे ही हाव भाव थे। शायद यह उसके लड़कियों के लिए अपेक्षाकृत असाधारण धंधे का असर था। मैं उस छछुंदर की बच्ची को जान से मार डालूंगी। रूही का नाम आते ही उसने जो पहले विस्फोटक उद्गार प्रकट किए वे ये थे, मेरी बिल्ली और मुझी से म्याऊं। साली की मैंने ही मुलाकात करवाई श्रीवास्तव से, और वह उस हाथ साफ करने पर तुली हुई है। वह जानती नहीं कि रोशन उसकी क्या गत बना सकता है। रोशन खुराना? अरे झाड़ू मारो उसे, मैं अपनी बात कर रही हूँ। लेकिन तुमने तो रोशन कहा। तुमने तो यूं कहा जैसे तुम किसी मर्द का जिक्र कर रही हो। मैं क्या किसी मर्द से कम हूँ? वह बोली। उसने यूं मर्दों की तरह छाती निकाली कि उसकी कमीज का ऊपर का हिस्सा पलट गया। मेरा मुंह सूखने लगा। मेरे सारे यार दोस्त मुझे रोशन लाल कहकर बुलाते हैं, जैसे फिल्म अभिनेत्री निगार सुल्ताना को लोग निगार भाई कहा करते थे। कहा करते होंगे, मुझे नहीं मालूम। ओह, रूही तुम्हारी क्या लगती है? कुछ नहीं, यूं ही मामूली सी जानकारी है। तो मुझसे उसके लिए कोई रहमो करम की भीख तो नहीं मांगने आए? नहीं। फिर ठीक है, वह एक बार मेरे हाथ आ जाए तो सही,
फिर देखना मैं उसकी क्या गत बनाती हूँ। उसने दौलत सिंह के रेस्टोरेंट में अपना शो करना था। मैंने सोचा था कि मैं उसे वहीं शो के दौरान सबके सामने मुर्गी की तरह दबोच लूंगी, लेकिन वह पट्टी वहाँ आई नहीं। 5,000 रुपये महीने पर बात तय हो गई थी, फिर भी नहीं आई। दौलत सिंह उसकी अच्छी खबर लेगा। दौलत सिंह कौन है? सपना रेस्टोरेंट का मालिक है। सपना रेस्टोरेंट मेरा देखा भाला था। वह साउथ एक्सटेंशन की मेन मार्केट में था। वहां मैं दौलत सिंह से मिला। रूही का जिक्र आते ही वह हत्ते से उखड़ गया। उसने रूही को 1,000 गालियां दी। कहा कि उसके पुलिस और राजनीतिक नेताओं से नगर में तमाम प्रसिद्ध दादाओं से अच्छे संबंध थे, और वो ये कि वह रूही की ऐसी तैसी फेर देगा। उस साली छोकरी ना बड़े सांप न जाए होंगे, लेकिन मेरे जैसे शेषनाग से वास्ता नहीं पड़ा होगा उसका। साली मुझे भी हिस्सा देने चली थी। मैं सारी होशियारी निकाल दूंगा उसकी। इतनी गुस्से वाली बात क्या बात हो गई? मैंने सहमते सकचाते पूछा। साली मुझे खराब करना चाहती है। उसके शो की बड़ी प्रसिद्धि है, इसलिए मैंने उसे 6 महीने के लिए अपने रेस्टोरेंट के लिए बुक कर लिया। पहले महीने के 5,000 रुपये एडवांस दिए उसे। रेस्टोरेंट को नए सिरे से डेकोरेट किया, नया बैंड मंगवाया, खूब पब्लिसिटी की, लेकिन ऐन मौके पर साली मुझे लाल झंडी दिखाने लगी। पिछले हफ्ते फरमाती है, सिंह साहब मुझे माफ करो, मैं तो कुछ अरसे के लिए इस धंधे से किनारा कर रही हूँ। तुम कोई दूसरी लड़की ढूंढ लो। जैसे लड़कियां पेड़ पर उगती हैं, मैं हाथ बढ़ाऊंगा और एक पेड़ से तोड़ लूंगा। आपको उसके साथ कांटेक्ट नहीं है? अरे ऐसी की तैसी में घुस गया कॉन्ट्रैक्ट। वह मुझे जानती नहीं। मेरे साथ दगा करेगी तो मैं हरामजादी की लाश का भी पता नहीं चलने दूंगा। शाम तक अमीठिया से मेरी मुलाकात ना हो सकी। मैं दुर्घटना स्थल पर भी गया, लेकिन वहां से वह जा चुका था। निर्धारित समय पर मैं अकेला ही रूही के फ्लैट पर पहुंचा। बहुत देर से पहुंचा मैं। वहां पुलिस ही पुलिस दिखाई दे रही थी, और उनमें मेरा दोस्त NS अमीठिया भी मौजूद था। घटना स्थल पर सब इंस्पेक्टर श्रीवास्तव भी मौजूद था, और मौजूद थे दौलत सिंह और रोशनी। खुराना और उनकी पत्नी कल्पना वहां मौजूद नहीं थे। होते तो कोरम पूरा हो जाता। अमीठिया जो उड़न दस्ते के साथ वहां आया था, उसने मुझे बताया कि क्या हुआ था। रूही अपने फ्लैट में मरी पड़ी पाई गई थी। उसकी छाती में एक चिट्ठियां खोलने वाला पतला सा चाकू धंसा हुआ था, और उसका अपना हाथ उसकी मूठ के गिर्द लिपटा हुआ था। चाकू की मूठ पर केवल उसकी उंगलियों के निशान बरामद हुए थे। लाश का पता सबसे पहले रोशनी को लगा था, जिसने फौरन पुलिस को फोन किया था। इसके अतिरिक्त अमीठिया ने दो और बातें बताई। उसके बेडरूम के एक दराज में से एक रबड़ बैंड में बंधे 90,000 रुपए की 100-100 के नोट बरामद हुए थे, और उसकी राइटिंग टेबल पर एक अधूरा पत्र पड़ा मिला था। पत्र में लिखा था, रोशन, मैं इस बखेड़े से तंग आ गई हूँ। सच पूछो तो भयभीत भी हूँ। मैं कुछ अरसे के लिए कहीं दूर छुपने जा रही हूँ। मैंने आज एक साहब से बात की है, जो कि मुझे उम्मीद है कि मेरी जान को इस आफत से निकालने में मेरी पूरी मदद करेंगे। और तुम्हारा क्या ख्याल है इस घटना के बारे में? मैंने अमीठिया से पूछा। अमीठिया ने तुरंत उत्तर न दिया। मुझे तो ये आत्महत्या का केस लगता है। श्रीवास्तव बोल पड़ा। हाँ, अमीठिया बोला, शायद उसी ने प्रकाश चंद की हत्या की हो, और अब उसकी अंतरात्मा ने उसे कचोटा हो, तो उसने आत्महत्या कर ली हो। लेकिन ये चिट्ठी? मैं बोला, यह चिट्ठी खुद सिद्ध नहीं करती। मुमकिन है इसका उसकी मौत से कोई रिश्ता ही ना हो। चिट्ठी पर कोई तारीख वगैरह तो है नहीं। ज़रूरी थोड़ी है कि चिट्ठी उसने मरने से पहले लिखी हो। मुमकिन है ये चिट्ठी उसने कल लिखी हो, परसों लिखी हो, उससे भी पहले लिखी हो। तो फिर उसने इसे अधूरा क्यों छोड़ा? उसका चिट्ठी लिखने का मूड नहीं रहा होगा। रोशनी ने लाश कैसे बरामद की, उसी से पूछ लो। रोशनी ने बताया कि वह वहां रूही से मिलने आई थी। उसने दरवाज़ा थोड़ा सा खुला पाया था। वह दरवाज़ा धकेल कर भीतर दाखिल हो गई थी। तभी कोई उस पर झपटा। उसके जबड़े पर एक वजनी घूंसा पड़ा। वह धराशायी हो गई और आक्रमणकारी गोले की तरह फ्लैट से बाहर निकल गया। वह कुछ क्षण बेहोश फर्श पर पड़ी रही। जब उसे होश आया तो उसने रूही को मरी पाया। उसकी छाती में चाकू धंसा हुआ था। उसने पुलिस को फ़ोन किया। उसने टेलीफोन रखा ही था कि दौलत सिंह वहां पहुंच गया था। मैं तो यूं ही यहाँ चलाया था, दौलत सिंह बोला। इधर से गुजर रहा था, सोचा रूही से मिलता चलूं। मुझे इस साली से मेरा मतलब है कि रूही से कभी तो बात करनी ही थी। आखिर वह मेरा धंधा चौपट किए दे रही थी। मुझे तो लगता है कि दौलत सिंह ने ही रोशनी पर आक्रमण किया था। श्रीवास्तव ने हमें अलग ले जाकर बताया। वह यहाँ पहुंचा, उसने रूही को मरे पाया तो वह भयभीत हो गया। वह वहां से खिसकने ही वाला था कि वहां रोशनी पहुंच गई। हड़बड़ाहट में उसने उस पर प्रहार किया और भाग खड़ा हुआ। वह कुछ क्षण बाद वह वापस लौटा, ताकि ऐसे लगे कि वह उस वक्त पहली बार वहां आया था, और वहां क्या हुआ था इसकी उसे कोई खबर नहीं थी। ऐसा हो सकता है कि उसी ने रूही का कत्ल किया हो, मैं बोला। शायद, श्रीवास्तव बोला, लेकिन ज्यादा संभावना नहीं दिखाई देती। दौलत सिंह को रूही से इतनी ज्यादा नफरत नहीं थी कि वो उसे कत्ल ही कर डालता। ये रंजिश या नुकसान का सवाल नहीं है। दौलत सिंह जैसा आदमी इन दोनों बातों की खास परवाह नहीं करने वाला। लेकिन उस जैसा दादाओं जैसी तड़ी रखने वाला आदमी अपनी नाक नीची होना गवारा नहीं कर सकता। अमीठिया बोला, अपनी नाक ऊंची रखने के लिए ऐसे लोग आगा पीछा नहीं देखते। क्या पता उसने रूही को धमकाया हो कि अगर वह रेस्टोरेंट पर शो नहीं करेगी तो वह उसे कत्ल कर देगा। आगे से रूही ने उसे कोई ऐसी बात कह दी होगी जो उसे लग गई और उसने कत्ल कर दिया होगा। मुमकिन है, श्रीवास्तव बोला, लेकिन यह भी तो मुमकिन है कि कत्ल रोशनी नहीं किया हो। अमीठिया बोला,
और बाद में अपने आप पर आक्रमण होने की फर्जी कहानी सुना दी हो, बशर्ते कि ये कत्ल हो। मैंने याद दिलाया, आत्महत्या ना हो जैसा कि आप लोगों का ख्याल है। देखने से तो आत्महत्या ही लगती है, श्रीवास्तव बोला। किसी ने रोशन खुराना और उसकी बीवी की भी खोज खबर ली है? अमीठिया मुस्कुराया। मैंने आदमी भेजे थे, दोनों कोठी पर नहीं है। नौकरों का कहना है घूमने गए हैं, अलग अलग। मैंने वहाँ आदमी बिठाए हुए हैं, उनके लौटते ही उन्हें थाम लिया जाएगा। घटनास्थल पर पुलिस की रूटीन जारी रही। तस्वीरें खींची गईं, हर संभावित स्थान से उंगलियों के निशान उठाए गए। फिर रोशन खुराना को भी वहाँ लाया गया। उसने बताया कि वह सैर करने गई थी। खत्म। फिर लाश वहाँ से उठवा दी गई और लोगों को अपने अपने घर भेज दिया गया। हंगामा खत्म हुआ। पीछे मैं, श्रीवास्तव और अमीठिया रह गए। उसी दौर में मैंने अमीठिया को रूही अपने घर पर आगमन की बात सुनाई और उसे बताया कि मैं सारा दिन उसे तलाश करता फिर रहा था। रूही के अंजाम का जिक्र फिर आरंभ हुआ। तुम्हारा क्या ख्याल है, मुझसे पूछा गया। मेरे ख्याल से तो ये हत्या का केस है। हत्या के केस में ख्याल नहीं चलता भाई साहब, श्रीवास्तव बोला। कत्ल साबित करने के लिए सबूत की ज़रूरत होती है। श्रीवास्तव ठीक कह रहा है, अमीठिया बोला। ऐसे मामलों में ख्याल नहीं चलता। हालात आत्महत्या की ओर संकेत कर रहे हैं। लड़की का प्रकाश चंद की हत्या में हाथ था। आज उसकी अंतरात्मा ने उसे कचोटा और उसने आत्महत्या कर ली। हथियार लड़की के अपने हाथ में और उस पर केवल उसी की उंगली के निशान बरामद हुए हैं। किसी और को अपराधी सिद्ध करने वाला कोई दराज का संकेत भी नहीं मिल रहा है। लेकिन मैंने कहना चाहा, थ्योरियों से काम नहीं चलता, श्रीवास्तव बोला। अगर हम इसे कत्ल कहें तो इसे कत्ल सिद्ध करने के लिए हमारे पास तथ्य होने चाहिए। तथ्य हासिल हो तो बहुत ही अच्छा है, वरना तथ्य तलाश करने पड़ते हैं। तो करो, लेकिन कोई संकेत तो हो कि हत्यारा कौन है। संकेत मैं दिए देता हूँ। तुम जानते हो कि हत्यारा कौन है? हाँ। कौन है? तुम। एक क्षण को श्रीवास्तव के मुंह से बोल नहीं फूटा। वह मुंह बाय मेरी ओर देखने लगा। फिर उसके चेहरे ने कई रंग बदले। अंत में वह क्रोध में लाल भभूका दिखाई देने लगा। क्या कह रहे हो? अमीठिया बोला। श्रीवास्तव हत्यारा? माय गॉड! वह कहर भरे स्वर में बोला। अगर यह मजाक है तो निहायत बेहुदा मजाक है। मैं तुम्हें अच्छा ये ना हो कि तुम मेरी बात सुन लो और फिर फैसला करो कि मैंने मजाक किया है या हकीकतन बयान किया है। अमीठिया, मैं बोला। तुमने कभी देखा सुना है कि चिट्ठियां खोलने वाला चाकू से आत्महत्या की हो? चिट्ठी खोलने वाला चाकू तो क्या, कैसा भी चाकू कोई आत्महत्या करने के लिए चाकू नहीं चुनता। चाकू हत्यारे का हथियार है। और हत्या चिट्ठियां खोलने वाले चाकू से हुई होना यह जाहिर करता है कि वह बिना किसी पूर्व योजना के ऐन मौके पर झपटा गया था। लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि जो काम कभी नहीं हुआ वह अब भी ना हो, अमीठिया बोला। हम दावे के साथ ये कैसे कह सकते हैं कि रूही ने आत्महत्या नहीं की? नहीं कह सकते। चलो मान लिया इसकी संभावना है कि वह आत्महत्या ही हो और चिट्ठियाँ खोलने वाले चाकू से ही हुई हो, तो फिर यह बात श्रीवास्तव को भी सूझनी चाहिए थी। इसने इस बात का जिक्र क्यों नहीं किया? लेकिन इसने ऐसा नहीं कहा क्योंकि ये ऐसा कहना नहीं चाहता, क्योंकि ये चाहता है कि ये केस आत्महत्या का केस कहकर बंद कर दिया जाए। क्यों? मैं आपको शुरुआत से सारी कहानी सुनाता हूँ। कौन सी शुरुआत? पहला कत्ल प्रकाश चंद का। केवल एक ही आदमी ऐसा है जिसके पास उसके कत्ल का कोई ठोस उद्देश्य था, और वह आदमी है रोशन खुराना। वह पूर्व निर्धारित समय पर प्रकाश चंद से मिलने आया। दोनों में तकरार हो गई। प्रकाश ने चाकू निकाल लिया। दोनों में हाथापाई, धींगा मुश्ती हुई। खुराना ने उसी का चाकू उससे छीना और उसकी छाती में घोंप दिया। प्रकाश चंद मर गया। अब क्या था? आप एक करोड़पति आदमी हैं और आपने अभी एक कत्ल कर दिया है। आप क्या करेंगे? आप उस बखेड़े से बाहर निकलने की कोई तरकीब सोचेंगे। उस नाजुक घड़ी में आपको अपने दोस्त RL श्रीवास्तव का ख्याल आएगा। आप उसकी फितरत से वाकिफ़ हैं कि वह पैसे से खरीदा जा सकता है। आप उसे बुलाते हैं, उसे एक मोटी तगड़ी रकम ऑफर देते हैं। वह ऑफर कबूल करता है और आपको झंझट से निकालने का वादा करता है। वह आपको इस झंझट से निकालता है। कैसे? वह केस में उलझनें पैदा करता है। वह इस काम के लिए अपनी गर्लफ्रेंड को इस्तेमाल करता है। श्रीवास्तव एक पुलिस अधिकारी और कानून को खूब समझता है और जानता है कि अदालत में कथित अपराधी को निर्विवाद ढंग से अपराधी सिद्ध करना पड़ता है। अगर सरकार वकील ऐसा ना कर पाए तो जज उसके बेनिफिट ऑफ डाउट यानी संदेह लाभ देकर छोड़ देता है। उसने सोचा कि उसमें उलझने पैदा कर दो, शक की तगड़ी गुंजाइश पैदा कर दो, केस टाए टाए फिस। लेकिन ऐसा होगा कैसे? अमीठिया ने पूछा। इसने घटनास्थल पर अपनी गर्लफ्रेंड रूही को बुलाया। उसके यहाँ पहुंचने से पहले उसने रोशन खुराना को कहा कि वह घर जाकर अपनी बीवी के पास मौजूद प्रकाश चंद के फ्लैट की चाबी ले आए। फिर वह चाकू से जिससे हत्या की गई उंगलियों के निशान पहुंच देता है। फिर रूही वहां पहुंचती है। वो उसकी उंगलियों के निशान चाबी पर बनवाते हैं और चाबी दरवाजे पर छोड़ देते हैं। इससे सहमति होती है कि पुलिस के सामने दो संदिग्ध व्यक्ति हैं, रूही और रोशन खुराना। लेकिन ठोस सबूत दोनों में से किसी के खिलाफ भी नहीं। लेकिन रूही का ऐसा कोई काम करने के लिए कैसे मान गई? पहले तो इसलिए कि वह श्रीवास्तव की प्रेमिका है। श्रीवास्तव ने उसे प्यार मनोहार से फंसा दिया होगा। दूसरा प्रलोभन पैसे का हो सकता है। आज वह मुझे 10,000 रुपये देकर इसलिए आई थी कि मैं तुम्हें कहकर उसे किसी जंजाल से निकलवाऊं।
90,000 रुपये यहाँ से बरामद हुए। मेरा दावा है कि ये 1 लाख रुपया उसे श्रीवास्तव ने खुराना से उसकी सेवाओं के बदले में दिलवाया है। लेकिन इस नतीजे का कोई आधार है या तुमने तुक्का बढ़ाया है? तुक्का नहीं बढ़ाया है, हर बात इसी ओर संकेत करती है। मिसाल के तौर पर प्रकाश चंद के फ्लैट में से ऐसे संकेत भी मिले थे जैसे वहाँ तगड़ी ढींगा मुश्ती हुई हो। क्या कोई औरत प्रकाश चंद जैसे हट्टे कट्टे आदमी से इतनी धींगा मुश्ती कर सकती थी? लेकिन खुराना कर सकता है। वह बूढ़ा ज़रूर है लेकिन हट्टा कट्टा तंदुरुस्त बूढ़ा है। और फिर रूही का दखल केस को उलझाने के लिए हत्या के बाद पैदा किया गया था। इसका सबसे बड़ा सबूत वह चाबी है जो प्रकाश चंद के फ्लैट के मुख्य द्वार के ताले में लगी पाई गई। कैसे? चाबी के बारे में दो मुख्य बातें हैं जो ये साबित करती है कि रूही का दखल केस उलझाने के लिए पैदा किया गया था। कौन सी? पहली बात तो ये कि चाबी ताले में लगाई जाते समय तो अंगूठे में और पहली उंगली के अग्रभाग में नहीं पकड़ी जाती। चाबी ताले के छेद में डालकर घुमाई जाती समय अंगूठे और पहली उंगली के मुड़े हुए भाग के बीच में पकड़ी जाती है। केवल इसी प्रकार चाबी को जोर देकर ताले में फिराया जा सकता है। उसके दोनों ओर अंगूठे और पहली उंगली के अग्रभाग के हद से ज़्यादा स्पष्ट निशान साबित करते हैं कि वह चाबी सही ताले में नहीं लगाई गई थी, बल्कि उस पर उसके फिंगरप्रिंट बनवाने के लिए विशेष रूप से उसे केवल थमाई गई थी। दूसरी बात, जो हत्यारा प्रकाश चंद की छाती पर घुसे चाकू पर से अपनी उंगलियों के निशान पहुंचे जाने की होशियारी दिखा सकता है, वह ना तो चाबी पर अपनी उंगलियों के निशान छोड़ सकता है और ना ही चाबी को ताले में। चाबी के ताले में पाया जाना और उस उंगलियों के स्पष्ट निशान पाए जाने की इस बात के पर्याप्त सबूत है कि चाबी वहां प्लांट की गई थी। ओह, अमीठिया बोला। ये बात नहीं है कि इन बातों को श्रीवास्तव नहीं समझता। मैं बोला, ये भी इन्हें खूब समझता है, लेकिन इन बातों को वह इसलिए नज़रअंदाज कर रहा था क्योंकि हकीकतन उन्हें अस्तित्व में ही ये लाया। खुराना को बचाने के लिए केस में गड़बड़ें पैदा करने की नीयत से। आखिर इसी काम का तो उसे पैसा मिल रहा था, लेकिन उसकी तमाम होशियारियों के बावजूद भी गड़बड़ हो गई। क्या? रूही भयभीत हो उठी। वह एकाएक केस में अपने योगदान के बारे में सोच सोचकर आतंकित होने लगी। उसने 1 लाख रुपए की रिश्वत लेकर यह काम किया था। बात खुल जाने पर उसकी बहुत दुर्गति हो सकती थी। जितना ज़्यादा वह इस बारे में सोचती थी उतना ही उसे और लगता था कि श्रीवास्तव की बातों में आकर वो भारी मूर्खता कर बैठी थी। किसी और को बचाने के चक्कर में वो खुद फंस सकती थी। श्रीवास्तव ने आश्वासन दिया कि उसे कुछ नहीं होगा, परंतु वह आश्वस्त ना थी और वह मेरे पास पहुंची, इस उम्मीद में कि मैं अमीठिया को बीच में लाकर उसकी जान जाने का कोई साधन पैदा करूंगा। उसने बताया, वे लोग मुझे मार डालना चाहते हैं। ज़रा गौर करो, वे दो आदमी कौन हो सकते हैं? सिर्फ श्रीवास्तव और रोशन खुराना। लेकिन रूही की हत्या क्यों? अमीठिया ने एक गुप्त निगाह श्रीवास्तव पर डाली और प्रभावित स्वर में पूछा, उस कत्ल की नौबत अब पहले कत्ल से 2 हफ्ते बाद क्यों आई? क्योंकि आज मैं श्रीवास्तव से मिला था और उससे इसी विषय पर बात हुई थी। वह समझ गया था कि रूही घबरा गई थी और मदद हासिल करने के लिए गैर लोगों के पास पहुंच गई थी। उसने अनुभव किया कि उसकी सारी पोल किसी भी क्षण खुल सकती थी। उसने बड़ी रफ्तार से काम किया। वह यहाँ पहुंचा, उस वक्त उसने रूही को एक चिट्ठी लिखते पाया। चिट्ठी पर एक निगाह पड़ते हुए समझ गया कि अब रूही का मुंह हमेशा के लिए बंद कर देने के अलावा बचाव का कोई तरीका नहीं था। इसने मेज पर ही पड़ा चिट्ठियां खोलने वाला चाकू उठाया और उसे रूही की छाती में भोंक दिया। इसने उसकी मूठ से अपनी उंगलियों के निशान पहुंचे और उसके इर्द गिर्द रूही के दाएं हाथ की उंगलियां लपेट दी। तभी जरा से खुले दरवाजे को धकेल कर रोशनी ने भीतर कदम रखा। इससे पहले कि रोशनी इसे देख पाती, इसने उस पर आक्रमण किया और वहां से भाग खड़ा हुआ। तभी दौलत सिंह वहां पहुंचा। यह है पूरी कहानी। लेकिन वह चिट्ठी जो रूही लिख रही थी, उसने उसके बारे में कुछ नहीं कहा। मैंने मेज पर पड़ी चिट्ठी उठाई और उसे पढ़ना आरंभ किया। रोशन, मैं इस बखेड़े से तंग आ गई हूँ। मैं कुछ अरसे के लिए कहीं दूर छुपने जा रही हूँ। मैंने आज एक साहब से बात की है जो कि मुझे उम्मीद है कि मेरी जान को इस आफत से निकालने में मेरी पूरी मदद करेंगे। और जिस एक साहब का इस पत्र में जिक्र है वह मैं हूँ। वह सारी कहानी मुझे सुनाने वाली थी जब मैं अमीठिया के साथ उसके फ्लैट पर आता, लेकिन उसकी नौबत नहीं आई। श्रीवास्तव ने पहले ही उसका मुंह बंद कर दिया। लेकिन रोशन खुराना को चिट्ठी लिखने का क्या मतलब? उससे रूही का क्या वास्ता था? अगर उसने चिट्ठी लिखनी ही थी तो श्रीवास्तव को लिखती। इसी को लिखी है, क्या मतलब? श्रीवास्तव, मैं उसकी ओर घूमा। मैंने तुम्हें हमेशा आर एल श्रीवास्तव के नाम से ही जाना है। ये आर एल से क्या बनता है? रोशन लाल। जवाब अमीठिया के मुंह से निकला। ओ माय गॉड! रोशन खुराना भी गिरफ्तार हो गया। मेरा आरंभ का ख्याल ठीक था। वह जरा सा भी दबाव न बर्दाश्त कर सका। उसने पुलिस हेडक्वार्टर लाए जाने के 5 मिनट बाद ही सारा राग अलाप दिया। मैंने जो कुछ सोचा था सही सोचा था। गुस्से में उसी ने प्रकाश चंद का खून किया था और फिर श्रीवास्तव की मदद हासिल करने के लिए उसे 10 लाख रुपए अदा किए थे। उन्हीं में से 1-1 लाख रुपए श्रीवास्तव ने रूही को दिए थे। पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली तो 9 लाख रुपए उसके घर की एक अलमारी में से पाए गए। दोनों को उम्र कैद की सज़ा हो गई। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।
I had a fucking good time.